नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पॉलिटिकल थ्योरी को लगातार कवर कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 3 पॉलिटिकल थ्योरी का लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जहां पर पूरा सिलेबस आपका कवर कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और 2 लेक्चर इससे पहले पॉलिटिकल थ्योरी के आ चुके हैं, जो कि इस चैनल के पर आपको मिल जाएंगे। आप चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देखें, वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और जो कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपको इन कंटेंट से बहुत ही लाभ होने वाला है। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। अगर आपने वीडियो को ईमानदारी से और पूरा देखा है तो ज़रूर हर वीडियो से 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। और आप ये चीज़ खुद रियलाइज़ करोगे जब आप पेपर देकर आओगे। तो बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी मित्रों को शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क आपको ये पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। और जो मित्र कोचिंग संस्था पे नहीं जा पाते किसी भी कंडीशन की वजह से, चाहे वो आर्थिक हो सकती है, बहुत से साथी हमारे जॉब में हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इससे लाभ उठाइए। और जो भी आपको अगर कंटेंट में संबंधी कोई समस्या आ रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो की संबंधित कोई समस्या आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसमें बिल्कुल इम्प्रूव करने की प्रयास करूँगा। और इम्प्रूव ऐसे ही होता है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तब तक मैं कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए और क्या कमी रह गई है। तो ज़रूर बताएं, पूरा वीडियो को अंत तक देखें और फीडबैक ज़रूर दें। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आज हम क्षेत्र को कवर करने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत के। तो इसमें हम राजनीतिक सिद्धांत के तत्वों की चर्चा सबसे पहले करेंगे, जो विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांत के तत्व बताए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रकार विभिन्न विचारकों ने बताए हैं उनको देखेंगे। और उसके बाद जैसा कि हम हर वीडियो के लास्ट में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। 5-10 कथन मैं लेके आता हूँ हर वीडियो में, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा ही क्वेश्चन इन कथनों से बनता है कि ये कथन किसने कहा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अरस्तु की इस मोटिवेशनल लाइन के साथ कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल बहुत मीठा होता है। और बिल्कुल सत्य बात है ये, आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज आपको इन वीडियोस को देखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है कि एजुकेशनल वीडियो हैं और पढ़ाई हमेशा रास्ते थोड़े कठिन होते हैं पढ़ाई के। और पर लेकिन आज आपको ये वीडियो देखने में और जो भी एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पर हैं सबको देखने में थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता होगा इन कंपैरिजन जब आप रील्स देखते हैं कोई भी कॉमेडी वीडियो देखते हैं उनमें आपको अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल स्वाभाविक भी है, मानव का स्वभाव है ये। लेकिन आज अगर आप इन वीडियोस को थोड़ा सा पेशेंस के साथ और अच्छे से कंसंट्रेट करके देख लेंगे, लेकिन जब आप 3 या 4 साल बाद जब आप एक पद पर पहुंचेंगे, जब आप एक रेस्पेक्टेड पद पर पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन वीडियोस की क्या अहमियत थी। और जो वो भी करने चाहिए, चलो ऐसी बात नहीं है कि और कुछ नहीं करना चाहिए और मैं तो अब इसी पे डेडिकेट हो जाऊंगा। लेकिन 6 या 7 घंटे आप 24 घंटे में से दे सकते हो आपके फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए हमें 6 या 7 घंटे अगर 24 घंटे में से देने पड़ें तो कोई भी बुरा सौदा नहीं है। व्यक्ति एक रैशनल प्राणी है और बिल्कुल अच्छा बुरा अपना सोचता है। आप सभी लोग समझदार हैं, सभी एमए किए हुए हैं, बहुत से विद्वान साथी नेट भी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझते हैं। तो आज आप पेशेंस के साथ मेहनत करिए और देखिए कि 3 या 4 साल बाद किस नज़रिए से ये समाज आपको देखेगा और किस
अहमियत आपकी कितनी बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के तत्व, और राजनीतिक सिद्धांत के तत्वों में सबसे पहले अर्नल्ड ब्रेख्ट को हम देखते हैं। ये आज मैंने बिल्कुल प्रत्येक थिंकर की उसके सामने एक फ़ोटो लगा दी है, जिससे आपके माइंड में एक थोड़ी सी इमेज बन जाए कि ये एक विद्वान हमारे रहे हैं अर्नल्ड ब्रेख्ट, जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की कुछ प्रमुख इकाइयाँ, कुछ प्रमुख तत्व बताए हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में ये तत्व हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले इन्होंने चर्चा की है समूह की, कि समूह हमारे राजनीतिक सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को आधार नहीं बनाता है कोई भी राजनीतिक सिद्धांत, यह व्यक्तियों के समूह को आधार बनाता है। किसी एक व्यक्ति के लिए आप राजनीतिक सिद्धांत नहीं बना सकते, पूरे समूह के लिए, समाज के लिए बनाया जाता है। दूसरा है संतुलन और समन्वय। तो किस किस के बीच में संतुलन और समन्वय करता है राजनीतिक सिद्धांत? राजनीतिक सिद्धांत जो परस्पर विरोधी हित होते हैं उनमें संतुलन और समन्वय करने का प्रयास करता है। तीसरा है अवधारणाएं। तो जैसे कि अवधारणाएं होती हैं, शक्ति है, प्रभाव है, नियंत्रण है, न्याय है। ये जो अवधारणाएं हैं इनका संबंध सीधे राजनीतिक सिद्धांत से है। चौथा है दर्शन और व्यवहारिकता। तो इस पे हम प्रीवियस जो वीडियो है इस पे हमने बहुत डिटेल चर्चा की है। दर्शन में और साइंस में क्या राजनीतिक सिद्धांत में दोनों होते हैं या एक होता है, या दर्शन की ओर राजनीतिक सिद्धांत झुका हुआ है। तो इसके ऊपर हमने डिटेल प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल चर्चा की है। आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाकर देखना चाहिए और वहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। और आज की वीडियो से कम 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप जब पेपर दे के आओगे तो आप ये खुद महसूस कर लोगे। तो नंबर 5 पर आता है चयन और निर्णय प्रक्रिया। चयन और निर्णय प्रक्रिया में अब राजनीतिक सिद्धांत में चयन किया जाता है और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से हम एक निर्णय लेते हैं समाज के लिए और किस प्रकार से उसकी प्रोसीजर क्या है। मैंने आपसे इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस राजनीतिक सिद्धांत की जो मेन समस्या है वो यही है कि किस प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए किस प्रकार के प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। ये एक मेन समस्या है, क्योंकि व्यक्ति रैशनल है और अलग अलग सबकी व्यक्तियों की थिंकिंग अलग अलग है। तो सभी के लिए एक सिद्धांत का निर्माण करना और एक प्रोसीजर का फॉलो करना ये थोड़ा सा समस्या का जो मुद्दा बनता है। तो इसी के अंतर्गत, ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि क्या प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। नंबर 6 पे आता है विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग में आप एक अलाइट वर्ग होता है जहाँ पर जो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कि उनका बिहेवियर किस प्रकार से इफेक्ट करता है। और निश्चित रूप से करता है। जो हमारे राजनेता होते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका मानसिकता, उनकी किस चीज़ से वो इफ़ेक्ट होते हैं और उनके कुछ जो भी कदम वो उठाते हैं उनसे हमारी राजनीति प्रभावित होती है। तो शुरू करते हैं। हाँ, आगे चलते हैं हम। एंड्रयू हैकर हमारे नेक्स्ट थिंकर, जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के तत्वों में 2 बातें बताई हैं कि 2 बातें आती हैं राजनीतिक सिद्धांत में। एक तो आता है विचारों का इतिहास, जो हमारे आइडियाज़ हैं उनकी हिस्ट्री, जो आज से पहले जितने भी विचारक रहे हैं उन्होंने जो भी विचार दिए हैं वो एक इतिहास हो जाता है, उनका विचारों का इतिहास। तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में आती है वो आता है राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन। इतिहास पुराना है तो वो तो एक टाइप में ये हो गया कि उनका संकलन, विचारों का संकलन सबका। और दूसरा आ जाता है राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन, जो प्रेजेंट में राजनीतिक व्यवहार चल रहा है उसका एक व्यवस्थित अध्ययन। ये दोनों ही चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत में होती हैं, तब जाके एक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, ताकि जो विचार और लोगों ने दे दिए हैं उनसे भी सहारा लिया जा सके कि किसी भी संकल्पना के ऊपर उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं और फिलहाल प्रेजेंट की क्या कंडीशंस चल रही हैं राजनीतिक व्यवहार में, तो उनका भी अध्ययन किया जाता है, जब जाके एक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आते हैं सेवाइन की बहुत ही फेमस एक पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937, जो मैंने अभी साइड में आपको लगा दिया है। इसका फ्रंट पेज बहुत ही कलरफुल फ्रंट पेज है
उसके बाद 3 बातें इन्होंने बताई हैं राजनीतिक सिद्धांत में। एक बताई है तथ्यात्मकता, मूल्यात्मकता और कारणात्मकता। प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा के देखिए, आपको एक पेपर छोड़ के एक पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जहाँ तक चांस है कि आपको वो हर पेपर में मिल जाए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत की जो 3 बातें सेवाइन ने बताई हैं उनमें से कौन सा नहीं है। तथ्यात्मकता, मूल्यात्मकता और कारणात्मकता, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। तथ्यात्मकता दे दिया जाएगा, मूल्यात्मक दे दिया जाएगा, कारणात्मक दिया जाएगा। चौथे ऑप्शन में कोई और अलग से एक और डाल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से बनते हैं। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को याद रखना। आपको ये याद रखना पड़ेगा, तथ्यात्मकता, मूल्यात्मकता और कारणात्मकता। सेवाइन ने 3 तत्व 3 बताए हैं, 3 बातें बताई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सेवाइन। इसके बाद चलते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व बताए हैं। डेविड ईस्टन ने भी, पहला है मूल्य और आदर्श। मूल्य आपके दर्शन से संबंधित हैं। आपको अच्छे से मैंने पिछली बार प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है कि मूल्य दर्शन से संबंधित किस प्रकार से हैं और मूल्यात्मक जो मानकात्मक जो अध्ययन पद्धति होती है वो किस तरह से मूल्यों का अध्ययन करती है। और नंबर 2 पर है मूल्यों को प्राप्त करने वाले साधन। देखिए, मूल्य या आदर्श ये एक तरह से ये हो गया कि लक्ष्य का निर्धारण, कि हमें इस मूल्य को प्राप्त करना है, मतलब कि इस लक्ष्य तो हमें पहुंचना है। तो उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाए, ठीक है, वो होता है फिर सेकंड नंबर पे, साधनों का उपयोग कौन से किए जाएं। तीसरा है जो हमने लक्ष्य, जो मूल्य निर्धारित किया है और जिन साधनों का हमने चयन किया है कि इस साधन के सहायता से हम इन मूल्यों को प्राप्त करेंगे। तो इन लक्ष्य जो कि मूल्य हैं और साधन जो कि हमने वहाँ तक पहुँचने के लिए चयन किया है, इनके बीच में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास। ये डेविड ईस्टन ने 3 बताई हैं, मूल्य, मूल्यों को प्राप्त करने वाले साधन और चयनित लक्ष्य और साधनों के बीच में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास। ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत 3 चीज़ों में समेट दिया है डेविड ईस्टन ने। लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ साधनों का चयन किया जाता है, उसके बाद जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और जिन साधनों का हमने चयन किया है उनके बीच में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कार्य कारण संबंध से मतलब ये है कि कौन सा कार्य हम किस कारण से कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद चलते हैं मिहान के अनुसार। मिहान ने 3 प्रकार के तत्व बताए हैं राजनीतिक विचारों में। एक है वर्णन, दूसरी है व्याख्या, तीसरा है मूल्यांकन। तो पहला है वर्णन। वर्णन आपके वर्णन करने के लिए आपको चाहिए तथ्य, तो ये विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, ये अनुभविक दृष्टिकोण है। वर्णन आपका विज्ञान के अंतर्गत होता है, किसी भी चीज़ का वर्णन करना, तो यह राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने 3 तत्व देखे थे, वर्णन, व्याख्या, पुनर्निर्माण, है ना। तो वर्णन देखा था, उसके बाद आलोचनात्मक, फिर उसके बाद पुनर्निर्माण, ये 3 चीज़ें हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखी थी। तो वर्णन तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आया था, उसके बाद आलोचना और उसके बाद पुनर्निर्माण, ये दर्शन के अंतर्गत आए थे। इससे प्रीवियस वीडियो में वो पढ़ा था। तो 3 तत्व मिहान के अनुसार, पहला वर्णन, दूसरी व्याख्या और तीसरा मूल्यांकन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये 3 बताए हैं, 3 तो डेविड ईस्टन ने बताए हैं और 3 मिहान ने बताए हैं और 3 सेवाइन ने बताए हैं। होता क्या है कि जहाँ पे भी ये 3 तत्व, 3 प्रकार आपको ये दिखाई देते हैं, वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इम्पोर्टेंट। क्या है कि 3 ऑप्शंस देके और एक ऑप्शंस अलग देके उसके पूछना आसान हो जाता है कि कौन सा नहीं है। तो ये वाले जो 3 आते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको सेवाइन के 3 तत्व याद रखने हैं, तथ्यात्मकता, मूल्यात्मकता और कारणात्मकता। उसके बाद ईस्टन के याद रखने हैं, मूल्य को प्राप्त करने के लिए साधन और जो लक्ष्य और साधन हमने
चयनित किए हैं उनके बीच में कार्य कारण संबंध। मिहान को याद रखना है, वर्णन, व्याख्या और मूल्यांकन। आगे चलते हैं। राजीव भार्गव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। राजीव भार्गव बहुत ही फेमस इनकी एक कोटेशन है, शब्द आधारित व्यवस्थित चिंतन। बिल्कुल रट लेना इसको, शब्द आधारित व्यवस्थित चिंतन, राजीव भार्गव। बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देखिए, मिल जाएगा आपको। राजीव भार्गव शब्द आधारित व्यवस्थित चिंतन। तो राजनीतिक सिद्धांतों को शब्द आधारित व्यवस्थित चिंतन किसने कहा? राजीव भार्गव ने कहा। राजीव भार्गव ने एक महान सिद्धांत हो सकता है ये कहा है। राजीव भार्गव का मानना ऐसा है कि एक ऐसा सिद्धांत बनाया जा सकता है जिसमें इस प्रकार से मूल्य हो सकते हैं जो पूरी मानवता को दिशा दे सकें। इससे पहले मैंने बताया कि व्यक्ति एक रैशनल है और सबकी थिंकिंग अलग अलग है, और इनके बीच में कॉम्बिनेशन बैठाना और एक प्रक्रिया का चयन करना उनके लिए एक कॉमन लॉ बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और राजनीतिक सिद्धांत की ये मेन समस्या भी है, और सदियों से ये समस्या आई है, हजारों सालों से यही समस्या आई है। राजीव भार्गव कह रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है कि एक महान राजनीतिक सिद्धांत बनाया जा सकता है जिसमें ऐसे मूल्य हों जो पूरी मानवता को दिशा दे सकें, जो सभी देश काल परिस्थितियों में लागू हो सके। तो राजीव भार्गव का ऐसा कहना है कि ऐसी एक ग्रांड पॉलिटिकल थ्योरी बनाई जा सकती है। तो राजीव भार्गव ने 3 बातें बताई हैं: निर्देशात्मकता, मानकीयता और नैतिकता। 3 चीज़ होनी है। 3 बातें राजनीतिक सिद्धांत में राजीव भार्गव द्वारा बताई गई हैं: निर्देशात्मकता, मानकीयता और नैतिकता। तीनों याद रखनी है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। निर्देशात्मकता, मानकीयता, नैतिकता राजीव भार्गव ने बताई हैं। मिहान ने वर्णन, व्याख्या और मूल्यांकन। डेविड ईस्टन ने मूल्य को प्राप्त करने के साधन, चयनित लक्ष्य और साधनों के बीच में कार्य कारण संबंध। और सेवाइन ने तथ्यात्मकता, मूल्यात्मकता, कारणात्मकता। आप जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि मिक्स हो जाएंगे ये। राजीव भार्गव के याद आएंगे आपको सेवाइन के अंदर, सेवाइन के जो याद आएंगे आपको राजीव भार्गव के अंदर, ये मिक्स हो जाएंगे। आपको इनको लिख लिख के याद कीजिए, बिल्कुल भी अलग अलग कर लीजिए, बिल्कुल भी आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, रिपीटेशन कीजिए और आपको बिल्कुल सेट हो जाएंगे दिमाग में, और सेट करने ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। उसके बाद हम राजनीतिक सिद्धांत के प्रकारों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहले हम मिहान के देख लेते हैं। मिहान ने 2 प्रकार बताए हैं राजनीतिक सिद्धांत के। एक तो है पुराने सिद्धांत और एक है नए सिद्धांत। तो सीधी सी बात है, पुराने सिद्धांत हैं तो परंपरागत की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि मूल्यों पे बल देंगे, जो विचारधारा पे बल देंगे, जो चिंतन पे बल देंगे, जो दर्शन पर आधारित होंगे। तो ये तो पुराने सिद्धांत हो गए। नए सिद्धांत जो सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि ये वैज्ञानिकता की ओर जाएंगे और अनुभव की ओर जाएंगे, तथ्यों की ओर जाएंगे, तथ्यों पर आधारित होंगे। तो मिहान के अनुसार, और मिहान एक कोटेशन कहते हैं कि ये जो नए और पुराने का ये जो वर्गीकरण मैंने किया है, इससे पहले डेविड ईस्टन इस वर्गीकरण को कर चुके हैं। यानी ये कि मिहान के अनुसार नए और पुराने का जो वर्गीकरण है सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिहान के अनुसार किसने नए और पुराने का वर्गीकरण सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन में आपको देखना है डेविड ईस्टन कहाँ लिखा हुआ है, टिक लगा देना है और आपके नंबर कन्फर्म। ऐसे ही तो कन्फर्म होते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और नदियों, छोटी छोटी नदियों से मिलकर एक सागर बनता है। तो इसी तरह हमने थोड़े थोड़े फैक्ट्स को इकट्ठा करते हुए एक समुद्र बना देंगे फैक्ट्स का। धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। आप बस बने रहिए और पढ़ते रहिए। 30-30 मिनट के वीडियो मैं बनाता हूँ, आप इनको देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, और बस इनको दिमाग में एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से सेट कर लीजिए। एग्ज़ाम के टाइम पर आप खुद महसूस करोगे कितनी हेल्पफुल आपको ये वीडियो हैं। आगे चलते हैं। डेविड ईस्टन ने 2 प्रकार बताए। एक तो है मूल्य सिद्धांत और दूसरा है कारणात्मक सिद्धांत। तो मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत डेविड ईस्टन बताते हैं कि मूल्य आ गया, जहाँ मूल्य आ जाए वहाँ बिल्कुल परंपरा की ओर चले जाइए।
मूल्य आते ही परंपरागत की तरफ चले जाइए और दर्शन से उसे रिलेटेड कर दीजिए। जहाँ आदर्श की बात की जाती है, जहाँ आइडियल्स की बात की जाती है, जहाँ विचारों की बात की जाती है, यह आदर्श है। आदर्श क्या होता है? आदर्श होता है एक आइडियल स्टेज। कहते हैं ना कि मेरा आइडियल वो है। कोई भी एक्टर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, जिनको क्रिकेट पसंद है, जिनको एक्टिंग पसंद है उनका एक्टर हो सकता है, जिनको सिंगिंग पसंद है उनका कोई एक सिंगर आइडियल हो सकता है कि मेरा ये आदर्श है। आदर्श मतलब उच्च, जो उच्चतम शिखर पर है आपकी नज़र में, वो आदर्श है। और जो राजनीति विज्ञान है, जो दर्शन था पहले, प्लेटो है, एक आदर्श न्याय की क्या संकल्पना हो सकती है, यही था मेन मोटिव जो रिपब्लिक लिखी थी प्लेटो ने। एक आदर्श न्याय की क्या संकल्पना हो सकती है। तो एक आदर्श की खोज में रहते हैं हमेशा। एक आइडियल स्टेट क्या हो सकता है, एक अच्छी शासन व्यवस्था क्या हो सकती है। तो हमेशा ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्या हो सकता है, यह दर्शन से, परंपरागत जो भी सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड होता है, जो हमेशा एक खोज में रहते हैं उच्चतम की। जहाँ विज्ञान की बात करें तो विज्ञान सिर्फ इस पे बल देता है क्या है, प्रेजेंट में क्या है। सिर्फ वह यह नहीं करता कि उसमें कोई सुधार की आइडियाज दे दे, नहीं, बस क्या है, क्या चल रहा है, क्या व्यवहार में है, जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं उनका अध्ययन कर लेगा, तथ्यों को इकट्ठा कर लेगा, उनको व्यवस्थित कर देगा। आगे हम पढ़ेंगे कि डेविड स्टर्न ने इसकी आलोचना भी की है कि तथ्यों के ढेर लगा रहे हो आप। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है। तो राजनीतिक सिद्धांत में दो प्रकार बताए डेविड स्टर्न ने। एक तो है मूल्य सिद्धांत, जो परंपरागत सिद्धांत से रिलेटेड है, जो आदर्शात्मक है। जो रचनात्मक मूल्य सिद्धांत कहता है आदर्श सिद्धांतों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि डेविड ईस्टन ने आदर्शात्मक सिद्धांतों को क्या कहा है। ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको देखना है उन ऑप्शंस में रचनात्मक मूल्य सिद्धांत कहाँ लिखा हुआ है, टिक लगाना है और नंबर लेने हैं। सीधी सीधी बात है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले भी बता दिया, फैक्चुअल पेपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पेपर आ रहा है। रचनात्मक मूल्य सिद्धांत, आदर्शात्मक सिद्धांतों को रचनात्मक मूल्य सिद्धांत कहता है डेविड ईस्टन। देखिए, रचना होती है जो कुछ क्रिएट करता है, जो क्रिएटिव करता है, और जहाँ आप कुछ निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ आप कुछ आइडियल्स, कुछ ऐसे आदर्शों का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जो उच्चतम हैं, सभी व्यक्तियों के सामाजिक जो जीवन है उसको उच्चतम बनाने के लिए कुछ आदर्शों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ रचना हो रही है। तो ये इसलिए डेविड ईस्टन ने इसे रचनात्मक मूल्य सिद्धांत कहा है। तो डेविड ईस्टन कहते हैं, बहुत ही फेमस कोट है और कई बार पूछा गया है, आपको 100% इसको याद रखना है कि मूल्यों को हम इस प्रकार से उतार कर नहीं फेंक सकते जैसे हम कोट को उतार कर फेंक देते हैं। हम आ रहे हैं बाहर से, गर्मी और एकदम कोट उतारा और फेंक दिया, ऐसे मूल्यों को नहीं फेंक सकते हम। बिल्कुल इस तरह से जिस प्रकार से बॉडी से कोट को अलग कर कर फेंक देते हैं, इस प्रकार से मूल्यों को अलग करके फेंका नहीं जा सकता। डेविड ईस्टन का कहना है ऐसा। तो आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। मेरी एक एक इस पीडीएफ में जो भी एक एक लाइन दी गई है उससे क्वेश्चन भरने की संभावना है। इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि इस वीडियो से आपको एक या दो क्वेश्चन पेपर में 100% मिलेंगे। जब आपको 30 मिनट का वीडियो देखकर एक या दो क्वेश्चन आपके कंफर्म हो रहे हैं, जो भी आपके 120 क्वेश्चन स्कूल लेक्चर में आते हैं, 150 क्वेश्चन के दो पेपर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में होते हैं, 150 क्वेश्चन के पॉलिटिकल साइंस के, तो उनमें अगर आपके 30 मिनट की वीडियो देखकर एक या दो क्वेश्चन कंफर्म हो रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती है या फिर कोई भी कमी है। बहुत ही अच्छा सौदा है ये, और आप रैशनल हो, अपने हिसाब से आप सोच सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद आगे चलते हैं
दूसरा जो प्रकार बताया है डेविड स्टर्न ने वो बताया है कारणात्मक सिद्धांत। कारणात्मक सिद्धांत में एक तो जो पहले परंपरागत सिद्धांत देखा था, ये कारणात्मक सिद्धांत है, तो ये आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, आनुभाविक जो ज्ञान है उस पर बल देता है, जो राजनीतिक व्यवहार है उससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित करता है। डेविड स्टर्न बहुत ज़्यादा बल देते हैं शोध और सिद्धांत के घनिष्ठ संबंधों पर। डेविड स्टर्न का कहना है कि यदि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, यदि हम कोई शोध कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रिसर्च करनी चाहिए, शोध करना चाहिए और उसके बाद सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। आपने तथ्यों को कलेक्ट किया, शोध किया, व्यवस्थित किया, दूसरे तथ्यों से कंपैरिजन किया और उसको कंपैरिजन करके छोड़ दिया और किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया। बस आपने प्रेजेंट में क्या कंपैरिजन करके क्या है क्या नहीं है, क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं क्या सिमिलरिटीज़ नहीं हैं और ये पता लगा के आपने छोड़ दिया, तो कुछ उसका यूज हुआ क्या? नहीं हुआ। समाज के निर्माण में, समाज को एक अच्छी दिशा देने में, जो वर्तमान में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई योगदान नहीं रहा। तो जब तक आपके द्वारा किए गए किसी शोध में कोई सिद्धांत निर्माण नहीं हुआ तब तक उसका कोई यूज नहीं। इसलिए डेविड स्टर्न कहते हैं कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अगर आप शोध कर रहे हैं तो उससे आप एक सिद्धांत का निर्माण कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तथ्यों के ढेर लग जाएंगे, फैक्ट्स को इकट्ठा कर करके आप लाइब्रेरियां भर दोगे और अनगढ़ अनुभववाद की ओर ले जाओगे आप इस समाज को। अनगढ़ अनुभववाद की ओर ले जाओगे, एक ऐसा अनुभववाद जो अनगढ़ है, जो किसी यूजफुल नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो डेविड स्टर्न ने बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि आप तथ्यों के ढेर लगा दो। इससे आगे जब हम वो पढ़ेंगे जहाँ राजनीतिक सिद्धांतों का पतन पढ़ेंगे तो डेविड स्टर्न एक कारण ये भी बताते हैं कि अति तथ्यात्मकता राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बताते हैं डेविड स्टर्न। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पर लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर डिक्लाइन पॉलिटिकल थ्योरी का और रिवाइवल देखेंगे। तो डेविड स्टर्न का कहना है कि जो प्राकृतिक विज्ञान होती हैं, जो नेचुरल साइंस होती हैं, उनकी अपरिपक्व और गुलामी जो मानसिकता है, क्या है कि जो प्राकृतिक विज्ञान होती हैं वो बहुत ज़्यादा विज्ञानों पे बल देती हैं, प्योर साइंस पे बल देती हैं, तो वह उनको अपरिपक्व कह रहा है डेविड स्टर्न, और उनकी जो मानसिकता है वह गुलाम है। तो उससे नकल नहीं कर सकते हम समाज विज्ञान को। समाज विज्ञान अलग है, सामाजिक जो विज्ञान है वो अलग है। हम उसे नेचुरल साइंस नहीं बना सकते, और अगर हम सामाजिक विज्ञान को नेचुरल साइंस बनाने की कोशिश करेंगे, प्राकृतिक विज्ञान को बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं विज्ञानवाद के शिकार हो जाएंगे। किसके शिकार हो जाएंगे? विज्ञानवाद के शिकार हो जाएंगे, अगर हम कोशिश करेंगे सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने का। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों को सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की होड़ में हम विज्ञानवाद के शिकार हो जाएंगे? तो डेविड स्टर्न का ऐसा कहना है। तो ये जो भी थिंकिंग है डेविड स्टर्न की, ये आपको याद रखनी है। आपको अभी तक जितना भी आपने डेविड स्टर्न को पढ़ा है, आपने महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं डेविड स्टर्न ने मूल्यों को भी प्राथमिकता दी है, और कहीं ना कहीं डेविड स्टर्न ने विज्ञान को भी प्राथमिकता दी है। मूल्यों का विरोध नहीं किया डेविड स्टर्न ने। डेविड स्टर्न ने मूल्यों का विरोध नहीं किया। वो खुद कह रहे हैं कि मूल्यों को आप ऐसे उतार कर नहीं फेंक सकते जैसे कि कोर्ट को उतार कर फेंक देते हैं। डेविड स्टर्न खुद कह रहे हैं कि सिद्धांत का निर्माण अगर आपकी शोध ने नहीं किया तो वो व्यर्थ हैं, अनगढ़ अनुभववाद को जन्म देते हैं, तथ्यों के ढेर लगाते हैं। तो डेविड स्टर्न सिद्धांत का निर्माण करने के लिए कह रहे हैं ताकि वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन किया जा सके।
डेविड स्टर्न कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत बढ़ते हुए अति तथ्यवाद या आंकड़ेबाजी से निपटने में सहायता दे सकता है। जो भी राजनीतिक सिद्धांत हम निर्माण करेंगे तो ये जो अति तथ्यवाद हो रहा है, तथ्यों के ढेर लग रहे हैं, आंकड़ेबाजी हो रही है, आंकड़ों में बातें की जा रही हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई वर्क हो नहीं रहा है, तो इससे निपटने में सहायता क्या दे सकता है? राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कीजिए और उन्हें जो जो भी वर्तमान समस्याएं चल रही हैं उनको सॉल्व करने में उनकी सहायता लीजिए। तो आगे चलते हैं। राजीव भार्गव ने 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत बताए हैं। व्याख्यात्मक, जिन्हें हम वर्णनात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, मानकीय सिद्धांत और चिंतनमूलक सिद्धांत। ये 3 प्रकार के सिद्धांत राजीव भार्गव द्वारा बताए गए हैं और आपको इन तीनों को याद रखना है। देखिए, ये 3 प्रकार हैं राजनीतिक सिद्धांत के। इससे पहले हमने राजनीतिक तत्व पढ़े थे जो राजीव भार्गव थे। इन दोनों में आपको डिफरेंस करना होगा। यहाँ निर्देशात्मकता, मानकीयता और नैतिकता, ये राजीव भार्गव द्वारा 3 तत्व बताए गए हैं और यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं, जो व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक सिद्धांत, मानकीय सिद्धांत और चिंतनमूलक सिद्धांत। इन तीनों को अलग अलग कर लेना पेपर के टाइम पे मिक्स हो जाते हैं। देखिए, जिन रास्तों पर आप चल रहे हैं उन रास्तों पर हम चल चुके हैं। कहाँ कहाँ रास्ते में ब्रेकर हैं, कहाँ गड्ढे हैं, अच्छे से पता है हमको। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब पढ़ोगे इनको तो मिक्स कर दोगे। आप राजीव भार्गव के प्रकारों में और तत्वों में मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए अच्छे से प्रकारों को लिख के अलग और साथ में लिख लीजिए दोनों को, और तत्व अलग। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रकार हैं राजीव भार्गव के अनुसार: व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक सिद्धांत, मानकीय सिद्धांत और चिंतनमूलक सिद्धांत। राजीव भार्गव क्या कहते हैं? राजीव भार्गव कहते हैं, इन्होंने 2 चीज़ों में बांटा है। एक होते हैं छोटे सिद्धांत और एक होते हैं व्यापक सिद्धांत। छोटे सिद्धांतों में क्या करते हैं राजीव भार्गव, जो पहला प्रकार बताया है व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक सिद्धांत, और दूसरा जो प्रकार बताया है मानकीय सिद्धांत, इन दोनों को मिलाकर एक छोटा सिद्धांत बनाते हैं कि ये तो हैं छोटे सिद्धांत। तो व्यापक सिद्धांत कौन सा है? व्यापक जो सिद्धांत है उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, तीनों आ जाते हैं, जहाँ व्याख्या और वर्णन भी हो रहा है, जहाँ मानकीय सिद्धांतों पे भी बल दिया जा रहा है, और जहाँ चिंतनमूलक सिद्धांतों पे बल दिया जा रहा है। जहाँ तीनों फील्डों पे बल दिया जा रहा है वहाँ एक व्यापक सिद्धांत बनाया जा सकता है, एक ग्रांड थ्योरी बनाई जा सकती है जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। इससे पहले बताया ना राजीव भार्गव ने कि एक ऐसा सिद्धांत बनाया जा सकता है जो व्यापक होगा, जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो उसमें ये तीनों चीज़ें मिली हुई होंगी, व्याख्या भी होगी, वर्णन होगा, मानकीय सिद्धांतों पे बल दिया जाएगा और चिंतनमूलक सिद्धांतों पर भी बल दिया जाएगा। यहाँ वही है, व्याख्या और वर्णन तो आपका राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, जहाँ तथ्यों को आंकड़ों को इकट्ठा करके और एक व्यवस्थित ढंग से जमा कर और ये अनुभवात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। दूसरा मानकीय सिद्धांत है, और तीसरा जो मानकीय सिद्धांत है वो दर्शन, जो मानकों पे, आदर्शों पे, विचारों पे बल देता है। तीसरा है चिंतनमूलक सिद्धांत, जो आइडियोलॉजी पे बल देता है। आइडियोलॉजी भी दर्शन के अंतर्गत आ जाती है। चिंतन है ना, परंपरागत चिंतन। तो इन तीनों चीज़ों का बल देता है राजीव भार्गव जी। तो राजीव भार्गव जी ने कहा है कि छोटे सिद्धांत और व्यापक सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन डेविड स्टर्न ने भी नैरो गेज सिद्धांत और ब्रॉड गेज सिद्धांतों की चर्चा की है। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। जहाँ आपको आ जाए नैरो गेज सिद्धांत और ब्रॉड गेज सिद्धांतों की चर्चा किसने की है, तो वहाँ तो आपको डेविड स्टर्न करना है। और जहाँ आ जाए कि छोटे सिद्धांत और व्यापक सिद्धांतों में किसने बांटा है, तो वहाँ राजीव भार्गव आ जाएगा। भीखू पारेख की बहुत ही फेमस एक लाइन है जो मैंने यहाँ पर रखी है और कई एग्जाम्स में पूछी गई है कि 1950 और 1960 के दशक में राजनीतिक जो सिद्धांत थे 1950 और 1960 के में विचारक केंद्रित थे।
विचारकों पर बल दिया जाता था कि इस विचारक ने ये कहा है, इस विचारक ने ये कहा है। तो विचारक केंद्रित थे राजनीतिक सिद्धांत, कि इस विचारक ने ये राजनीतिक सिद्धांत दिया, इस विचारक ने ये राजनीतिक सिद्धांत दिया। 50 और 60 के दशक की बात हो रही है। थोड़ा आगे बढ़ें और 1990 में जब हम पहुंचे तो यह विचार केंद्रित हो गया। यहाँ विचारकों की बात कम की जाने लगी और विचार की बात ज़्यादा की जाने लगी, विचार पे ज़्यादा बल दिया जाने लगा। तो ये भीखू पारिक की आपको याद रखना है। भीखू पारिक 1950 और 60 के दशक को कहते हैं विचारक केंद्रित और 1990 के बाद को कहते हैं विचार केंद्रित। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन जो मैं आपको लेकर आया हूँ और बिल्कुल आपको इनको ये समझ लो रट लेना है। छोटे छोटे 7-7, 8-8 कथन मैं लेकर आ रहा हूँ हर वीडियो के अंत में, जिनको आपको याद रखना है, बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज। माइकल ऑक्सफोर्ड क्या कहते हैं? क्या है राजनीति? राजनीति एक सीमाहीन समुद्र है। आप इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन किया करो, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपका माइंड एकदम उसी दिशा को, एकदम पिक्चर को क्रिएट करेगा। एक समुद्र है, एक समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र की वैसे भी कोई सीमा नहीं होती, कोई और छोर नहीं दिखाई देता। और उसमें एक जहाज है जो तैर रहा है, और क्योंकि कोई सीमा तो है नहीं, कोई बंदरगाह नहीं है, कोई आश्रय स्थल नहीं है, तो आपको उसमें तैरते रहना है हमेशा के लिए। तो राजनीति को उस जहाज से तुलना की है माइकल ऑक्सफोर्ड ने, कि आपको सिर्फ तैरते रहना है और संतुलन बनाए रखना है, डूबना नहीं है। तैरते रहना है, संतुलन बनाए रखना है और डूबना नहीं है। तो राजनीति एक सीमाहीन समुद्र है जिसमें जहाज है, लोग उस असीम गहरे समुद्र में तैर रहे हैं। संतुलन बनाए रखना है, डूबना नहीं है। और उस समुद्र में आपको मित्र और शत्रु दोनों मिलेंगे। तो उन शत्रुओं से बचना है, मित्रों से मित्रता करनी है, संतुलन बनाए रखना है, डूबना नहीं है। यही राजनीति है। समझ में आई बात? तो पूरी कोशिश है जहाज को संतुलन बनाए रखने की, तैरते रहने की। कहने का मतलब ये है कि राजनीति में आपको संतुलन बनाए रखना होगा, जहां आपको मित्र भी मिलेंगे, जहां आपको शत्रु भी मिलेंगे। आपको दोनों से डील करनी है, पहचानना है क्या सही है क्या गलत है, और डूबना नहीं है, और इस जीवन में चलते रहना है। तो इस जीवन की तुलना, इस राजनीतिक जीवन की तुलना एक विशाल समुद्र से कौन करता है? क्वेश्चन ये है। माइकल ऑक्सफोर्ड। दूसरे थिंकर हैं अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि राजनीति नैतिकता का ही व्यापक रूप है। तो राजनीति को नैतिकता का व्यापक रूप कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। क्विंसी राइट कहते हैं कि राजनीति समूहों को नियंत्रित या प्रभावित करने की कला है। जो समूह होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना और उनको इफेक्ट करना। किस तरह से आप ग्रुपों को कंट्रोल कर सकते हो, किस प्रकार से उन्हें इफेक्ट कर सकते हो, ये एक कला है और ये राजनीति के अंतर्गत आती है क्विंसी राइट के अनुसार। ताकि दूसरों के जो उद्देश्य हैं, दूसरों के जो दूसरे मनुष्य हैं, उनके कुछ उद्देश्य हैं, उनके विरुद्ध लोगों के उद्देश्यों की वृद्धि की जा सके। तो दूसरों के विरुद्ध लोगों की उद्देश्यों की वृद्धि की जा सके। आगे चलते हैं। जी स्टोकर की बहुत ही अच्छी बुक है वाई पॉलिटिक्स मैटर्स, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। 2006 में लिखी है जी स्टोकर ने। एक तो पुस्तक याद रखनी है आपको, वाई पॉलिटिक्स मैटर्स, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, 2006। और राजनीति को निराश करने के लिए बनाया गया है। जी स्टोकर की ये लाइन आपको याद रखनी है कि कौन सा विद्वान ये कहता है कि राजनीति को निराश करने के लिए बनाया गया है। जी स्टोकर। इसके परिणाम, अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर अक्सर लिखा हुआ है,
है ना, इसके परिणाम अक्सर गड़बड़, अस्पष्ट और कभी अंतिम नहीं होते। ठीक है, तो राजनीति को निराश करने के लिए बनाया गया है और इसके जो परिणाम हैं वह अक्सर गड़बड़ होते हैं, अस्पष्ट होते हैं और कभी भी अंतिम नहीं होते हैं। जॉन डन कहते हैं कि राजनीति लगातार निराशजनक है। दोनों की लाइनें जी स्टोकर की और जॉन डन की एक जैसी हैं। लगातार निराशजनक है ये तो जॉन डन कहते हैं, और निराश करने के लिए बनाया गया है ये जी स्टोकर कहते हैं। ये आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और इनको अलग अलग करिए। अर्नेल्ड ब्रैक्ट ने कहा है कि राजनीति अंतर वैयक्तिक संचारणीय ज्ञान है। याद रखना ये टर्म, अंतर वैयक्तिक संचारणीय ज्ञान। कौन कहता है राजनीति को? अर्नल्ड ब्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद सर अर्नेस्ट बेन ने कहा है कि राजनीति किसी भी समस्या को ढूंढ निकालती है, चाहे उसका अस्तित्व हो या ना हो, फिर उसका गलत कारण बताने और उसका गलत हल ढूंढ निकालने की ये कला है। तो अगर कोई समस्या नहीं है तो भी उसको ढूंढ निकालेगी, फिर उसका गलत कारण बताएगी और गलत हल ढूंढने का प्रयास करेगी। ये एक तरह से आलोचना कर रहे हैं, अर्नेस्ट बेन आलोचना कर रहे हैं, जॉन डन आलोचना कर रहे हैं, जी स्टोकर आलोचना कर रहे हैं। ये राजनीति की आलोचक हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा, और थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी हर बार की तरह। हर वीडियो की टेलीग्राम पर मैं वो पीडीएफ डाल देता हूँ हर वीडियो की। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस जो भी हैं मैं उसी पे डाल देता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस डालता रहता हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। और ये एक सफ़र है, और सफ़र में बहुत अच्छा सफ़र बनाने की इस सफ़र को मैं प्रयास करूँगा आपका। लगे रहिए, एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि छोटी छोटी नदियों से मिलकर एक समुद्र बनता है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है ना? ये मत सोचिए कि एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट कीजिए। 5 या 6 घंटे आपको देने हैं 24 घंटे में से। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पूरे 24 घंटे आप स्टडी के लिए दे दीजिए। बस 5 या 6 घंटे आप डेली रेगुलरिटी बनाए रखिए, 5 या 6 घंटे देते रहिए, और मैं 100% कहता हूँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लगे रहिए, मस्त रहिए, एकदम लाइफ को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।